वेलकम गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा बेसिकली होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये जो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिस चैप्टर का नाम है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, उसका एक लेक्चर है। ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसको बेसिकली मैं इसको पहले करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो समझते हैं इस टॉपिक को। आपने जिस तरह से मैं लिखूंगा एज इट इज आपने एग्जाम्स में लिख देना, आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, सो इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है। तो होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस आर सेम। होमोजेनिटी वर्ड का मतलब है ऑल द पॉइंट्स। होमोजेनिटी वर्ड का मतलब है ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, पर यहां में बात की गई है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। ऑल द पॉइंट्स आर सेम इन स्पेस, इन स्पेस। ठीक है जी। सो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब होता है कि स्पेस में जितने भी पॉइंट हैं वो बिल्कुल सेम है। जो भी पॉइंट है ना स्पेस में, जैसे स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन, ये पूरा स्पेस ही तो है। इसमें कोई भी पॉइंट मैं कंसीडर कर लूं, जैसे ये पूरा स्पेस है, स्पेस में ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं या ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं। ठीक है, वो पर्टिकुलर उन दोनों पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान ले तो ये जो पॉइंट है, जैसे ये जो पोजीशन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पोजीशन, इस पोजीशन में कोई मैं एक्सपेरिमेंट डन करता हूं, एक्सपेरिमेंट मैंने डन किया। ठीक है, उसका एक रिजल्ट आया। ठीक है, अब बिल्कुल सेम ही एक्सपेरिमेंट मैं किसी दूसरे पॉइंट पे डन करता हूं, उसका भी रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आएगा, प्रोवाइडेड जो यहां पे जो कंडीशन रखी थी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मीन्स दोनों पॉइंट्स डिफरेंट नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट यहां डन किया था वही एक्सपेरिमेंट हमने दूसरी तरफ डन किया, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्पेस जो स्पेस हमारा होमोजीनियस है। ठीक है, जो होमोजीनियस का मतलब होता है कि जितने ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस आर सेम, ऑल द पॉइंट्स आर सेम इन पॉइंट, या ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस आर सेम, उनमें डिफरेंस नहीं है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब ये होता है। ठीक है जी, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो आपने ये आपको पर्टिकुलर टॉपिक आएगा होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने एक्चुअल में बताना, एंड में आपने ये बताना होता है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होती है। ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एंड में हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है। तो आपने यही रिजल्ट प्रूव करना है। जब ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। मींस होमोजेनिटी ऑफ स्पेस को मींस इसको, इस चीज को रख के हम इस चीज को शो करेंगे, इस चीज को बताएंगे, एंड में ये रिजल्ट आएगा, तब हम लिखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, एंड में आप रिजल्ट ये लिखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे हमने एक्चुअल में एग्जाम्स में डन करना है ये चीज। लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम मेरे साथ साथ बनाना स्टूडेंट्स। ठीक है, डायग्राम में के लिए क्या करना है, हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। इसमें हमने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने हैं। ठीक है, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 मिनट यार स्टूडेंट, 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। तो देखो यहाँ में पहले मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। ठीक है जी, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने बोला S। ठीक है जी, ये Z है इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूं मैं। ये देखो ये आ गया X। ठीक है, अब ये आ गया Z, ये X आ गया, ये ऊपर Y आ जाएगा। ये फर्स्ट फ्रेम है रेफरेंस का। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने एक्चुअल में पढ़ाया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लेक्चर को देखने के लिए यहाँ आई टैब पे क्लिक करो। ठीक है, वहां पे बिल्कुल मैं डिटेल में मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बिल्कुल डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको मैं एस से लिख रहा हूँ। एक और हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने में। ठीक है जी, और ये जो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देखो एक एस फ्रेम रेफरेंस बनाया, ये वाई डैश होगा, ये जेड डैश होगा, और यहाँ पे भी आएगा एक एक्स डैश। ठीक है जी, ये 2 हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए। कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए स्टूडेंट्स? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए। यहां पे हम 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, आप एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जहां पे वेलोसिटी आपकी या तो जीरो हो या तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो। ठीक है जी, जब आपकी वेलोसिटी जीरो होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब उस समय एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी या तो जीरो हो रेस्ट पे हो, या तो रेस्ट पे हो ना, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तब हम बोल सकते हैं कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हैं। ये दोनों अगर मान लेते हैं, ये देखो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। ठीक है, तो ये एक्चुअल ये जो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आगे है ना, तो ये वी वेलोसिटी के साथ चल रहा है और जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या तो ये वेलोसिटी जीरो हो, ये वाली वेलोसिटी जीरो, जब ये आपका वेलोसिटी जीरो होगी तो ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके ऊपर ही आ जाएगा, मींस दोनों यहीं पर ही एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यहीं पे होगा जब वेलोसिटी जीरो हो। मींस एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होती है? दो केसेस में होती है, या तो वेलोसिटी जीरो हो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स लेंगे। देखो ये एक पार्टिकल ले लिया मैंने, ठीक है, और एक पार्टिकल दूसरा ले लिया। इस पार्टिकल को दिया नाम ए, इस पार्टिकल को नाम दिया बी। ठीक है, कंसीडर टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, कंसीडर स्टेप बाय कंसीडर टू इंटरैक्टिंग particles A and B in one dimension, along x axis। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग हमने एक डायमेंशन, ठीक है, एक डायमेंशन के अलोंग हमने दो पार्टिकल्स कंसिडर किए। ठीक है, ये दो पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कंसिडर किए। दो पार्टिकल्स आपस में फोर्स पर अट्रैक्शन है, इंटरैक्शन है। ठीक है जी, सो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कंसिडर किए तो हमने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। देखो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कंसिडर किए, ये जो रेफरेंस है ना एस फ्रेम, ये एक एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है। मान लेते हैं ये जो पार्टिकल ए है, यहां से इस एस फ्रेम से इसका जो डिस्टेंस है वो है एक्स, इसको मैं x1 लिखता हूं। ठीक है, और दूसरा वाला पार्टिकल उसका डिस्टेंस इस एस फ्रेम से x2 है, इसको मैंने x2 लिख दिया। ठीक है जी, अब ये जो फ्रेम है एस डैश, यहां से इस पार्टिकल का डिस्टेंस, इस ए पार्टिकल का डिस्टेंस x1 डैश। ठीक है, और ये जो दूसरा जो है पार्टिकल बी, इसका x2 डैश। ठीक है जी, और इन दोनों फ्रेम्स के आपस के बीच का डिस्टेंस जो है मैं उसको लिखता हूं मैं ए से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो हमने जो भी किया लिख दो, लेट x1 एंड x2 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द particles in the frame S, and x1 dash and x2 dash be the coordinates of the particles in the frame S dash। ठीक है जी, तो एक फ्रेम S में ये x1 और x2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और फ्रेम S डैश में x1 डैश और x2 डैश इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक्चुअल में हमने ड्रॉ किए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमने दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस, देखो पार्टिकल जब इंटरैक्टिंग है ना, इंटरैक्टिंग का मतलब है फोर्स पर अट्रैक्शन होती है। जब आपस में इंटरैक्शन हो ना, वहां पे एनर्जी आती है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आती है। जब भी कहीं आपस में इंटरैक्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी कब आती थी? जब केस होता, स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी आती थी। काइनेटिक एनर्जी तब आती जब पार्टिकल मोशन में हो, जो कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है उस केस में काइनेटिक एनर्जी आती है। पर यहाँ पे क्या है कि इंटरैक्शन है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरैक्शन हो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन हो, ठीक है, तो उस केस में कौन सी एनर्जी आती? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब है कि ये जो हमने दो पार्टिकल्स कंसीडर किए, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कंसीडर किए, इनके सिस्टम को कहा गया है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन फ्रेम एस
फ्रेम एस इज गिवन बाय तो हम लिखेंगे उसको u इज इक्वल्स टू u इज द फंक्शन ऑफ x1 और x2, इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी हमने इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, अभी एस डैश के रिस्पेक्ट में भी लिखेंगे, पर फिलहाल हम इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम कौन है, ये देखो, ये ए पार्टिकल और इस पार्टिकल बी, इन दोनों का सिस्टम है। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो फंक्शन होगी x1 और x2 का, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इस s फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो इस a का जो डिस्टेंस था वो x1 था और इस पार्टिकल p का जो डिस्टेंस था x2 था। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों का ही तो फंक्शन होगी, इन दोनों के डिस्टेंस का ही तो फंक्शन होगी। पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के डिस्टेंस का ही फंक्शन होगी। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आप ये लिख सकते हो कि जो हमारे ये जो s और ये जो s डैश है ना, इनके बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है। आप देखो, अगर इस पॉइंट को इसको लिख लेना ओरिजिन, इसका o है, इसका जो ओरिजिन है o डैश है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो कि जो o और o डैश है वो a है। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रेम s एंड s डैश। ठीक है, विच इज o डैश a, इस तरह लिख सकते हो। फिर आपने नेक्स्ट लिखना है हमने कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन फ्रेम s डैश इज गिवन बाय। पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी इन द केस ऑफ एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इस एस डैश के फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये जो एस डैश है तो क्या आ जाएगी, u डैश आएगी, और u इज अ फंक्शन ऑफ x1 डैश और x2 डैश, क्योंकि यहाँ पे x1 डैश है, यहाँ पे x2 डैश है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, और एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आई। ठीक है, अब देखो फिगर से ही आपको क्लियर है, फ्रॉम द फिगर नेक्स्ट स्टेप इसके बाद लिखना है। यहां पे जगह नहीं तो इसके बाद लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम द फिगर। तो फिगर से क्या क्लैरिटी है कि अगर यहां से अगर मैं x1 डैश निकालना चाहूं, x1 डैश, ये जो x1 डैश है ना, x1 डैश ये क्या है, ये x1 डैश क्या है, x1, देखो यहां से अगर मैं x1 से a माइनस कर दूं तो x1 डैश आ जाएगा। x1 से माइनस किया मैंने a, x1 देखो ये पूरा है। ठीक है, और a इतना सा है। ठीक है, और x1 डैश ये है, तो x1 डैश क्या आएगा, अगर मैं x1 से माइनस कर दूं a। ठीक है, अगर मैं यहां से देखो x1 से माइनस कर दूं a तो x1 डैश आ जाएगा। उसी तरह x2 डैश निकालूं, x2 डैश क्या आएगा, x2 माइनस a। ठीक है जी, अब देखो क्या आएगा कि जब इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर सेकंड वाली इक्वेशन में, तो देखो ये इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो u डैश इज इक्वल्स टू u, और यहाँ पे x1 डैश की जगह x1 माइनस a, x2 डैश की जगह x2 माइनस a, इस तरह से आ जाएगी। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, और हमें u1 डैश तो पता ही था, ये चीज थी, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं u x1 डैश x2 डैश u x1 माइनस a x2 माइनस a। ठीक है जी, u1 तो हमें पता u1 डैश कितना था, u डैश कितना था, u डैश की जगह हमने ये वाला पूरा रख दिया, ये इसकी इक्वेटर ना, इसकी जगह हमने रख दिया, और ये ऊपर वाला एरिडिस है। ठीक है जी, तो ये था यहाँ से। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करना है, इसको यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, इससे आगे बताता हूँ। आई होप अपने स्टूडेंट्स ये सारा नोट कर लिया होगा, तो यहाँ तक आपने नोट कर लेना है, उसके बाद बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ आपने ऐसे लिखना है कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस
फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस की वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना यू डैश और यू आपस में इक्वल होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी थी, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी थी इस फ्रेम एस डैश में, ठीक है, दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की। ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस फ्रेम एस में दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम इन बोथ द फ्रेम्स, बोथ द फ्रेम्स एस एंड एस डैश, दोनों फ्रेम्स में पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। क्योंकि ये फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट स्पेस में बिल्कुल सेम है। ये पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं स्पेस में या इस पॉइंट को कंसीडर करूं, दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी। चाहे इस रेफरेंस में दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी निकालूं दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की, क्योंकि पॉइंट तो बिल्कुल सेम ही है। तो होमोजेनिटी ऑफ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी दोनों फ्रेम्स में बिल्कुल सेम होगी। तो यू डैश इज इक्वल्स टू यू, ठीक है, यू डैश इज इक्वल्स टू यू। तो यू डैश कितना था वो हमने पुटअप कर सकते हैं। यू डैश कितनी थी, यू डैश की वैल्यू देखो यहां से हम निकाल सकते हैं। यू डैश की वैल्यू देखो, ये ऑलरेडी लिखो, यू डैश यू x1 माइनस ए x2 माइनस ए इक्वल टू यू कितना था, यहां से लिखा, पीछे लिखा था यू कितना था, यू था हमारे पास यू x, ठीक है, कोमा x2, ये था यू। ठीक है जी, मीन्स ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, ये इसके आगे है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा दूँ इसको, इसके आगे लिखता हूँ। थोड़ा सा ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे ux1, x2, ठीक है जी, यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके बाद क्या करना है हमने, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड, इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करना है, यूजिंग टेलर्स थ्योरम। अब टेलर्स थ्योरम क्या होती है, सिंपल तरह से आपको बता रहा हूँ। डिटेल में तो आपको टेलर्स थ्योरम का लेक्चर बनाऊंगा, पर मैं सिंपल बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, ए और बी का, ठीक है जी। तो टेलर्स के अकॉर्डिंग देखो, फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, ये वेरिएबल्स हैं ए और बी, ठीक है, कुछ इस तरह से फंक्शन है एक्स प्लस ए कोमा बाय प्लस बी, इस तरह का फंक्शन है। तो ये फंक्शन किस तरह से एक्सपैंड होता है टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, किस तरह से फंक्शन एक्सपैंड होता है, तो क्या करते हैं हम, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई है, इसको इस तरह से लिखना है, प्लस इसके आगे लिख रहा हूं मैं, प्लस एक्स और वाई प्लस यहां पे ए आगे आ जाएगा, ए आगे आ गया, ठीक है, और फंक्शन होगा एक्स और, सॉरी यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ए आगे आ गया और यहां पे डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का, ये फंक्शन एक्स और वाई का है, ठीक है। फिर आगे प्लस किया मैंने, ये आगे लिखना है, ये नीचे, ठीक है। तो अब बी आ जाएगा, पहले ए किया, अब ठीक है उस तरह सिमिलरली बी आ जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम वाई के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का जो एक्स और वाई का है। तो इस तरह से ये इस तरह से एक्सपेंडेशन होता है टेलर्स थ्योरम का, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करनी है, सेम टू सेम इसको याद रख लो, टेलर्स थ्योरम को इस तरह से हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना, बिल्कुल सेम टू सेम है। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे यू है फंक्शन है x1 माइनस ए, तो यहाँ पे क्या है x और a है, प्लस है, बिल्कुल इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो फंक्शन कैसे लिखें, पहले u लिखेंगे, यू एक्स और y मीन्स x1 और x2, x1 x2, ठीक है जी, प्लस माइनस का a लिखेंगे, तो यहां से प्लस हट जाएगा, माइनस a पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है, x1 यानी कि x था ना यहाँ पे, x और y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ पे x1 है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने इस फंक्शन का करना है, तो फंक्शन इस u को लिख दिया, ठीक है जी, माइनस किया, आगे क्या, आगे दोबारा से a है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन x2 के रिस्पेक्ट में करना है, इस u के करना है। u को हम x इस तरह से लिख सकते हैं, पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो हमने इस तरह से इसको इस तरह से हमने खोल दिया इस टेलर थ्योरम के यूजिंग, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर आगे लिखता हूं मैं, ठीक है। तो जैसे इसको एक्सपेंड कर लिया हमने टेलर थ्योरम का यूज करके, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करना था, इक्वल टू
ये जो था राइट हैंड साइड में एज लिख लो x1 कोमा x2, ठीक है जी। अब देखो x1 और बिल्कुल सेम टू सेम है ना, ये देखो फंक्शन, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, जो a है ना a, जैसे a है तो a भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसलेशन होगी, इसको सिमिलरली आपको मैं इस तरह से बताता हूँ, इसको कैंसलेशन कैसे बताते हैं हम इसकी। यहाँ से अगर मैं माइनस का a कॉमन ले लूँ, माइनस का a कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे डी यू पार्शल यू या पार्शल x प्लस पार्शल यू पार्शल एक्स के रिस्पेक्ट x2 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको इस तरफ ले गए, ठीक है, पार्शल, ठीक है, इसको करली बोलते हैं, करली यू करली x2 इक्वल टू 0, इस तरह है। यू कंसीडर, इसको इक्वेशन दे दो, अभी कौन सी इक्वेशन देनी है इसको, पिछली बार सेकंड दी थी ना, इसको थर्ड दे दो, ठीक है। अभी एंड का है बस, ठीक है, यहाँ तक कर लिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आगे क्या करना है, देखो आगे क्या लिखना है आपने, सिंस पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर इंटरैक्टिंग, क्योंकि हमने जो सिस्टम के पार्टिकल्स थे वो इंटरैक्टिंग कंसिडर किए थे। जब इंटरैक्शन होगा तो फोर्सेस तो होगी, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स 1 2, फोर्स ऑन, या ये फोर्स है ना, ये 1 2 लिख रहा हूँ, 1 2 का मतलब ये है कि फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ए ड्यू टू बी, ठीक है, ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला पार्टिकल इसको इस तरफ खींचेगा और ये वाला पार्टिकल इसको इस तरफ खींचेगा। तो जो फोर्स है पार्टिकल ए पे, F12 क्या है, देखो F12 क्या है, दिस इज F12 क्या है, फोर्स ऑन पार्टिकल ए ड्यू टू पार्टिकल बी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी यू अपॉन डी, माइनस करली होता है, करली यू करली x1, ठीक है जी। उसी तरह हमने F21 को भी लिख सकते हैं माइनस करली यू करली x2। F21 क्या है, फोर्स ऑन पार्टिकल B ड्यू टू पार्टिकल A, ठीक है जी। ये दो इक्वेशन आ गई, ये कहाँ से है फॉर्मूला, क्योंकि देखो फोर्स जब इस, ये जो x1 है ना, ये डिस्टेंस इस तरफ चला जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वर्क होता है, ठीक है, वर्क क्या होती है, एनर्जी तो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब इन इक्वेशन को पुट अप कर देंगे इस थर्ड वाली इक्वेशन में, ठीक है। जब इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, हम पुट करता हूँ मैं, इस इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे हम, ठीक है। जब देखो यहाँ पे डी यू नहीं है, करली यू करली x1, ठीक है, वो F12 के इक्वल है। जब माइनस को इस तरफ ले जाऊंगा तो इस तरफ बन जाएगा माइनस F12 माइनस F21 माइनस F, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, समझ आ रहा है। डी यू करली x2, जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F12 निकालना है हमने, ठीक है। तो जब इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का और ये माइनस का, ये आ जाएगा, इनकी ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो देखो ये आ गया, ठीक है, दिस इज द नथिंग, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें एंड से पता लगा, हम एंड में लाइन लिखेंगे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन is consequences of homogeneity of space, ठीक है। द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक था। एंड में मैंने पहले बता दिया था कि आपने एंड में ये रिजल्ट बताना है कि जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है इफेक्ट, परिणाम इसका मतलब होता है परिणाम, ठीक है, जो परिणाम आया, ठीक है। तो जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो परिणाम है या इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का, ठीक है।
सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको नोट डाउन करना ना। चलिए गाइज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे हमने होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया, उसी तरह हमने होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना है। एंड में हमने ये शो करना है कि जो लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वो कॉन्सिक्वेंसेज है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का। उसी तरह करना सेम टू सेम। तो आपने लिखना क्या है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपने लिखना क्या है वो लिख लो स्टेप बाय स्टेप। तो आपने क्या करना है, consider a system of two particles। जैसे आपने वो पिछले केस में किया था उसी तरह करना है। पार्टिकल्स, इस बार पार्टिकल 1 और 2 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपने A और B लिखा था ना, इसकी जगह मैंने कर दिया 1 और 2, ठीक है। कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स 1 and 2 having masses m1 and m2 respectively, ठीक है। हमने दो पार्टिकल्स किए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर किया, ए 1 और 2, जिनके मासेस m1 और m2 है, ठीक है जी। अब इनके बीच ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है जी, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेज, जब ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्सेज हैं दो, ठीक है। ये वाला पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ना, ये 1 वाला, ये जो सेकंड पार्टिकल है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, फर्स्ट वाले पार्टिकल को, और ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है सेकंड वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे दो फोर्सेज आएंगी, तो यहाँ पे दो फोर्स लिख रहा हूँ 1 और 2, ठीक है। F1 2 का मतलब है फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, पीछे वाले केस की तरह बिल्कुल सिंपल। F21 फोर्स ऑन पार्टिकल 2 पहले लिखा है ना, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरैक्टिंग है, ठीक है, ड्यू टू पार्टिकल 1, ठीक है जी। अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि हम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस की बात करते हैं, जैसे एज हम लिखेंगे एज फ्री स्पेस इज होमोजीनियस। जो स्पेस है ना, हमारा स्पेस है होमोजीनियस। मैंने पहले आपको बताया था कि स्पेस होमोजीनियस है, ठीक है। जो हमारा स्पेस है होमोजीनियस है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करें, यहाँ पर पॉइंट कंसिडर करें, वो पॉइंट डिफरेंट नहीं है, वो दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो पॉइंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो हम निकालेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। हमने दो पार्टिकल कंसिडर किए थे, पार्टिकल A1 और 2, ठीक है। ये इनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो पार्टिकल है ना, सेकंड वाला पार्टिकल, ये इसको अपनी तरफ 1 वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये 2 1, ये फोर्स लगा रहा है 1 2, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है जी। तो फ्री स्पेस क्या है, होमोजीनियस, मतलब दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। होमोजीनियस में आप पीछे ये प्रूव करके आए कि जब स्पेस होमोजीनियस हो तो मीन्स जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कॉन्सिक्वेंस है होमोजीनियस स्पेस का। मीन्स उस केस में क्या होता था 1 2 माइनस ऑफ 2 1। ये केस आपने पीछे आप इसका स्टडी करके आए, ठीक है। पीछे आपने प्रूव किया इस चीज़ को, अगर स्पेस होमोजीनियस हो तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। नेट फोर्स क्या होगी 1 2, ठीक है जी, वेक्टर लेके चलते हैं, प्लस 2 1, सिस्टम की 0, ठीक है। जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि देखो ये F1 2 इक्वल है माइनस F21 के, इक्वल एंड अपोजिट है। फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट है। जब इक्वल एंड अपोजिट होंगी, जब F1 2 है ना, F1 2 जो है माइनस F21 के इक्वल है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ, अगर F21 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो माइनस इस तरफ करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का आएगा यहाँ पे F1 2 और ये प्लस का F1 2 है, तो आप कैंसलेशन से 0 हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी इस केस में, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम न्यूटन्स
न्यूटन्स, क्योंकि हमने लीनियर मोमेंटम निकालना है, लीनियर मोमेंटम हमने ये बताना है कि लीनियर मोमेंटम भी कॉन्सिक्वेंसेस है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का। तो लीनियर मोमेंटम का गेम कब आती है, जब न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगे। सेकंड लॉ में तो लीनियर मोमेंटम की गेम होती है। सो सेकंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे m1 है, देखो m और dv और dt इक्वल टू अंडू, ठीक है जी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, m में, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही फॉर्मूला लगा यहाँ पे, यही लगाया एडिटिव हमने, ठीक है। जब फोर्स F12 है, 1 मीन्स 1 पे लग रही है फोर्स, सेकंड वाला लगा रहा है, 1 पे फोर्स लग रही है, सेकंड वाला लगा रहा है, तो हम मास भी किसका लेंगे, 1 का लेंगे, वेलोसिटी भी किसकी होगी, 1 की होगी। जो V1 है, V1 एंड V1 क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, और V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, पार्टिकल 2, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमने एडिटिव लिखा, ठीक है। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन दे दो, कुछ फर्स्ट इक्वेशन दो। अब मैंने सेकंड बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह लिखना है, dv2 वेक्टर लेके चल रहे हैं, F21 जैसे ये एडिटिव लिखा ना, इसको सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ। जब इन इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो m1 dv1 वेक्टर dt प्लस m2 dv2 वेक्टर dt इक्वल टू f1 टू f21 वेक्टर, इनको आपस में ये एडिटिव रहेंगे, m2 dv2 वेक्टर dt, ठीक है। अब देखो ये नेट फोर्स कितनी थी, 0 थी, तो एडिटिव 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, d अपॉन dt कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं, d बाई dt कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचाएगा, m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर इक्वेट करके 0 आ गया, ठीक है जी, समझ आएगा। ये इक्वेशन आ गई। जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट c, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद ये होगा, जब इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे ना, हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन आपस में कैंसलेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसलेशन हो जाएगी इन दोनों की, ठीक है। जब कैंसलेशन हो गया तो बचा सिर्फ ये बच गया, ठीक है। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ सम एक कांस्टेंट भी आता है, यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया हमने, पूरा वर्ड ही लिखते कांस्टेंट, या सी लिख, कई बार सी लिखते हैं ना, उसी कांस्टेंट लिखते हैं हमने, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो लिखा है ये क्या है, ये है हमारे पास लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट आया है m। देखो क्या होता है हमारे मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो देखो मास इनटू वेलोसिटी, जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, वो कांस्टेंट आया, ठीक है जी। और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है, इफ, ठीक है, इफ द external force is absent, the linear momentum of system is conserved या कांस्टेंट, ठीक है जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये लीनियर मोमेंटम था,
दोनों का सब, ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, दोनों आए, दोनों मासेस आ गए, ठीक है, वो कांस्टेंट है, मींस कंजर्व है। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देखो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गई, नेट फोर्स जीरो हो जाए, देखो ये नेट फोर्स हमने निकाली थी जो जीरो हो गई थी, यहाँ पे हमने जीरो इक्वेट कर दी थी। जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगी, जीरो हो गई, उस केस में क्या, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम है ना, वो कंजर्व हो गया, पूरे सिस्टम का आया है, दोनों, क्योंकि दोनों के मासेस इंक्लूड है, दोनों की वेलोसिटीज यहाँ पे इंक्लूड है, सिस्टम का हुआ, तो वो कंजर्व हो गया। कंजर्व का कंजर्व बोलो या कांस्टेंट बोलो, सेम हो गया, ठीक है जी। तो ये तो लॉ कंजर्वेशन, यही तो, ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी, यही तो है लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस थिंग इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो ये पूरी जो चीज़ है ना, ये जो पूरी चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ये जो चीज़ लिखी है मैंने, दिस थिंग इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और यहां से पता लगा हमें कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब परिणाम, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, परिणाम, आउटकम बोल लो, रिजल्ट बोल लो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज को परिणाम बोल सकते हैं, आउटकम बोल लो, आउटकम, ठीक है, या रिजल्ट, ठीक है। तो जो लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो कॉन्सिक्वेंसेज होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का, मींस होमोजेनिटी ऑफ स्पेस को ऐसे सोल्व किया हमने कुछ भी किया, तो एंड में हमें रिजल्ट क्या मिला, आउटकम क्या मिली, लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे उस केस में मिला था कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, या उस केस में था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, ठीक है। सिमिलरली उसी केस में उसी तरह बिल्कुल होमोजेनिटी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो भी कॉन्सिक्वेंसेज है, वो भी परिणाम है, वो भी आउटकम है, वो भी रिजल्ट है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का ही वो रिजल्ट है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस के दो रिजल्ट्स हैं, एक तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा होमोजेनिटी ऑफ टाइम के बारे में। होमोजेनिटी ऑफ टाइम, जब वहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ टाइम में देखेंगे वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, वो होमोजेनिटी ऑफ टाइम लॉ कंजर्वेशन एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस वहाँ पे आता है, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। आई होप मेरा आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू गाइज।